हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो चैप्टर पढ़ाया गया आपको, प्रकाश का अपवर्तन, उससे जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड की परीक्षा में हर साल प्रकाश चैप्टर यानी लाइट से कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स ज़रूर पूछता है और उस कड़ी में ये जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है जिसमें लेंस आप पढ़े हैं उससे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और बुक हमारा होगा हाई स्कूल भौतिकी, जो भारती भवन की किताब है। इसमें चैप्टर के अंत में 16 आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स प्रश्न दिए गए हैं। उसमें से हम लोग प्रयास करेंगे कि लगभग आधे प्रश्नों को आज हल कर लिया जाए और फिर आधे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। और आइए शुरू करते हैं। और एक बात, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अंत में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.6 है। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लें जो कि एक्सरसाइज में बताया भी गया है। कुछ फार्मूला को हम लोग याद कर लें एक बार, जिसे हमारा है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमारा क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। इसके अलावा आपका आवर्धन के लिए यानी मैग्नीफिकेशन के लिए जो फार्मूला है m = v/u या h'/h। और पावर ऑफ लेंस के लिए फार्मूला है 1/f। इसके अलावा अपवर्तनांक बराबर होता है sin I/sin r, या अपवर्तनांक बराबर ये भी होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इन सभी फार्मूला को आप एक बार रिवाइज कर लें और रिवाइज करने के बाद आइए हम लोग आज पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.6 है, यदि शून्य में प्रकाश की चाल, तो इसको हम लोग लिखते चलते हैं। भारती भवन बुक से है ये पहला क्वेश्चन। एक द्रव का अपवर्तनांक 1.6, द्रव का अपवर्तनांक ये है 1.46। यदि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल ये बराबर दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। हम लोगों को ज्ञात करना है द्रव में प्रकाश की चाल। हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्रव का या किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक ये बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल। फार्मूला नहीं याद है तो इसको याद कर लेना है। शून्य में प्रकाश की चाल और डिवाइडेड बाई उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, अब ये तीन चीज़ है। अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, इस माध्यम का अपवर्तनांक, शून्य में प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये 1, 2, 3 चीज़ों में से अगर 2 दिया गया रहेगा तो हम लोग तीसरा आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.46, शून्य में प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸, और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं मालूम है, यही निकालना है। तो इसको इसके जगह पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ऊपर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये अब हमारा हो जाएगा माध्यम में, आप पूरा लिखेंगे, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल
ये किसके बराबर होगा, ये ऊपर जाएगा और 1.6 नीचे आ जाएगा। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.46 डिवाइडेड बाई 1.46। अब ये चाल है और चाल का मात्रक यहाँ मीटर पर सेकंड है, इसलिए इसका भी मात्रक हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड ही लिखेंगे। अब देखिए ये 3 डिवाइडेड बाई 1.46 और इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, यानी 300 डिवाइडेड बाई 146 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 300 को आप 146 से भाग देंगे, ये लगभग आएगा 2.05 और गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक 1.46 है उस माध्यम का में प्रकाश की चाल जो है हो जाएगा 2.05 इंटू 10⁸। तो हम लोग जानते भी हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ अपवर्तनांक से इसको भाग देना है, तो जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस माध्यम में प्रकाश की चाल घटती जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह है प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण कहाँ से प्रवेश करती है, हवा से हीरे में। और हवा से हीरे में जब प्रवेश करती है तो यहाँ दिया हुआ है हीरा का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक आपको याद भी होगा, याद करवा दिया गया था 2.42। और ये भी याद रखना है कि अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं, क्योंकि अपवर्तनांक जो है वह दो समान चीज़ों का अनुपात है। तो हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। हवा से हीरे में जब प्रवेश करेगा, अब देखिए हवा का अपवर्तनांक है लगभग 1.003, तो 1 इसको मान लिया गया। हीरा जो है इसका अपवर्तनांक है 2.42, तो 1 से जब इसमें प्रवेश करेगा प्रकाश की किरण तो क्या होगा, उसकी चाल जो है वह ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कितना प्रतिशत कम होगी ये आपको निकालना है। तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। तो अब देखिए आपके पास हीरा का अपवर्तनांक दिया गया है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे कितना प्रतिशत कम होगा ये निकालना है। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल हवा में या निर्वात में, या हवा है तो हवा लेंगे, तो अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल और बटा क्या हो जाएगा, हीरा में प्रकाश की चाल। अब देखिए इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.42, तो ये फिर वही होगा। अब हवा में प्रकाश की चाल को c मान लीजिए और हीरा में प्रकाश की चाल को आप v मान लीजिए। तो हीरा में प्रकाश की चाल हम v मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, इसको सपोज कीजिए c मान लिए, इसको v मान लिए। तो अब ये हो जाएगा c/v। हमें निकालना क्या है कि हीरा में प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम हो रहा है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि हवा की तुलना में हीरे में प्रकाश की चाल क्या है। तो ये भी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा c/2.42। इसको डिवाइड करने पर ये आ रहा है 0.41 लगभग, और यहाँ c है। यानी कि अब इसको इसी चीज़ को आपको मेन समझना है और इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, बाकी कोई वैल्यू वगैरह आपको नहीं पुट करना है। हमारा हीरे में प्रकाश की चाल जो है वो हवा में प्रकाश की चाल का 0.41 गुना है। इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 41/100 c। यानी कि परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं
100 में निकालते हैं तो ये 41% शो करेगा। कितना परसेंट शो करेगा? 41%, क्योंकि 41% का फ्रैक्शन होता है 41/100। तो C का 41% जो है वह चाल हो जाएगा किसका? इसको लिख लीजिए, V = 0 इसको 41/100C, यानी 41% ऑफ C इसको लिख सकते हैं। या हिंदी में लिखना है तो C का 41%, C का 41%। ये क्या हुआ? हवा में ये हीरा में प्रकाश की चाल हो गया, यानी हीरा में जो प्रकाश की चाल होगा वह हवा में प्रकाश की चाल का 41% होगा। तो कितना कम हुआ? कितना कम हुआ ये? तो अब 100 में से इसको घटा दीजिए। मान लीजिए 100 था और 100 जब था तो 41 हो गया, तो कितना कम हुआ? अतः क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखेंगे कि हीरा में प्रकाश की चाल 100 माइनस 41 बराबर 59% कम हुआ। बात समझ में आ रही है? एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। हम सभी जानते हैं कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जब हम निकालते हैं तो हवा में प्रकाश की चाल, आप उसको डिवाइड करते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल से। तो यहाँ हवा में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम हीरे का अपवर्तनांक कहेंगे। हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42। हवा में प्रकाश की चाल को हम ABCD कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ C ले लिए और हीरे में प्रकाश की चाल को हम V ले लिए। तो 2.42 = हो जाएगा C/V। अब इस V को इधर लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो अब हमारा क्या हो गया? C/2.42। अब ये अब C को अलग करेंगे तो 1/, होगा, यानी कि 1/2.42। तो 1 को 2.42 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.41। ये कैसे डिवाइड किए ये भी समझ लीजिए। 1/2.42, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 0 हो जाएगा, 242, यानी 100 को आप 242 से भाग करेंगे। नहीं भाग लगेगा, यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे। अब ये 200 है, ये 1000 है, ये लगभग 250 के आसपास है, तो 4 से कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 है 1 9, शेष बचेगा आपका 2 3, ये ख़त्म हो गया। फिर यहाँ डेसिमल 0 बैठाएंगे, अब एक बार में भाग देंगे 242। तो ये भाग की प्रक्रिया होती रहेगी, इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे 2 अंक पर। तो ये हमारा हो गया 0.41C। अब 0.41 को फ्रैक्शन में कर दिए तो 41/100। तो 41/100 क्या देगा हमें? 41% देगा, यानी यह C का 41% हुआ। हीरे में प्रकाश की जो चाल है वह हवा में प्रकाश की चाल का 41% रह गया। तो परसेंटेज हमेशा 100 में निकालते हैं, तो अब कितना कम हुआ? तो 100 - 41 यानी 59% कम हो गया। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण। वायु में गमन करती का मतलब हुआ कि हवा में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण है, एक कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। यानी ये कांच का स्लैब है, ये हवा से इसमें अंदर जा रही है। कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपरिवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकालें। स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है। तो हम लोग रूल के हिसाब से जानते हैं कि ये प्रकाश की किरण जो आपतित है, ये हवा से अगर कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। यानी ये अगर 45 है तो अब ये 45 से क्या हो जाएगा? कम होगा। अब कितना कम होगा ये हम लोगों को निकालना है कि ये इसका मान कितना होगा, ये निकालना है। इस कांच का अपवर्तनांक जो है ये दिया हुआ है, अपवर्तनांक √2। इसका मान दिया हुआ है √2। तो फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है अपवर्तनांक का उसका हम इस्तेमाल करेंगे। पहले यहाँ हम लिख देंगे
चूँकि कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक है यहाँ जो दिया गया है उसी से अब हम लोगों को मतलब है। हम कितना याद किए हैं उससे मतलब नहीं है। कांच का अपवर्तनांक, अब इसको हम हटा देते हैं, फिगर की आवश्यकता नहीं है। कांच का अपवर्तनांक ये दिया गया है इस क्वेश्चन में √2। क्या दिया गया है? √2। एंगल आई जो है, इंसिडेंट एंगल जो है, ये दिया गया है आपका 45 डिग्री। कितना दिया गया है? 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला है अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम भी है। इसकी खोज स्नेल ने ही की थी। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस नियम की खोज किसने की थी? तो ये स्नेल ने की थी। तो अब इस फार्मूला में आप n के जगह पर, ये n है तो n के जगह पर √2 रखिए। साइन आई तो साइन 45 डिग्री रखिए, और साइन आर यानी आपको एंगल आर का मान निकालना है, रिफ्लेक्टेड एंगल का मान आपको निकालना है। तो ये इसको उधर भेज दीजिए। ये साइन आर उधर जाएगा तो ये √2 नीचे आ जाएगा। साइन 45 डिग्री बटा √2। अब साइन 45 का मान यहाँ रखेंगे हम, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और ये √2 यहाँ रह जाएगा। तो अब ये 1/√2 मिल के हो गया 2। अब गौर कीजिए, साइन आर बराबर आ गया 1/2, और 1/2 साइन में होता है 30 डिग्री के बराबर। तो इसको वैल्यू हम 1/2 के बदले में लिख देंगे 30 डिग्री। अब आर के जगह पर क्या आ गया? 30। तो हमारा आर जो होगा वह क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यह जो कोण मुड़ा इधर आकर के, अब इसका मान 30 डिग्री रह जाएगा। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 30 डिग्री। हमें निकालना क्या था? अभिलंब के साथ बनाया गया कोण यानी अपवर्तन कोण। तो ये हमारा अपवर्तन कोण आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। शुरू में ही आपको बता दिए, किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन होता है फिजिक्स में, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऊपर की क्लास में आप जाएंगे, जेई वगैरह का या नीट का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। इसलिए अभी से आपको न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते रहना है। और न्यूमेरिकल्स तभी बनेगा जब उस चैप्टर का कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा, क्लियर कंसेप्ट होगा और फार्मूला याद होगा। तो इसमें ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है, आपको शुरू में बताए हैं। अपवर्तनांक बराबर साइन आई बाई साइन आर, या अपवर्तनांक बराबर निर्वात में या हवा में या शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और एक आवर्धन का सूत्र है m बराबर h'/h इक्वल टू v/u। और लेंस फार्मूला तो काफ़ी फेमस भी है, महत्वपूर्ण है, और ये सबके याद बिल्कुल रहना चाहिए कि 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो इतने फार्मूला अगर आपको याद है और साइन कन्वेंशन दिमाग में है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आवर्धन अगर ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब उल्टा है। तो ये सब चीज़ का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनेंगे और अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक बात, हाँ बारिश हो रही है और बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी वीडियो में। हम लोग घर में हैं लेकिन फिर भी काफ़ी आवाज़ हो रही है, तो उसको थोड़ा सा कंसीडर करना होगा। यदि पढ़ना है तो आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, हर समय पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको, आवाज़ को तो हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे, आवाज़ होती रहेगी, लेकिन उसमें हमारी आवाज़ सारे आवाज़ से बोल्ड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हम लिखते चलते हैं, यहीं से हमारा आंसर शुरू हो जाता है। एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये दिमाग में रखना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो ये दिया हुआ है, ये जो भी दर्पण लेंस है यह उत्तल है, इसलिए इसकी फोकस दूरी हम +10 लिख ही दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु को एक रखा गया है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, और ये बात दिमाग में रखना है कि लेंस हो या मिरर हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। तो वस्तु की दूरी को माइनस लिखेंगे।
अब क्यों ऋणात्मक होता है ये तो आपको बताए हैं, क्योंकि प्रकाश की जो भी किरण है वो वस्तु की ओर से आती है, लेंस की तरफ, और हम मेजरमेंट लेंस के प्रकाश केंद्र से यानी लेंस से हम लोग करते हैं। तो इसलिए प्रकाश की दिशा में, प्रकाश के किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है और उल्टी दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब क्या कहता है, प्रतिबिंब का स्थान भी बताइए, उसकी प्रकृति भी बताइए और आवर्धन भी निकालिए, सब कर लीजिए। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी यानी कि आपको भी के बारे में सब चीज़ निकालना है, तो भी क्या होगा ये निकालना है। अब इस तीनों में एक संबंध है, चूँकि वह संबंध क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसी को लेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो ये तीनों में संबंध है और इसमें 2 दिया हुआ है, तीसरा आप निकाल लेंगे। आपको भी निकालना है तो लिखिए 1/v इक्वल टू 1/f, और ये 1/u इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब आपका क्या होगा ये ध्यान दीजिए, 1/v बराबर 1/10, f आपका क्या है +10 है तो +10, अब प्लस ये माइनस में है तो 1/15, अब यहाँ माइनस लिखना था, इस प्लस माइनस को माइनस कर दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन की कोई सवाल ही नहीं है। अब इसको सोल्व कीजिए आप, ये 10 और 15 का एलसीएम 30, 15 दूना 10 तियाँ 30 तो 3, और 15 दूना 30 तो 2, यानी ये कट के आ गया आपका 1/30। क्या आया 1/30, गौर कीजिए, ये आपका 1/v आया, तो लिखेंगे चूँकि 1/v बराबर 1/30, तो v बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। v कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब जो है वह लेंस के दाहिनी ओर, ये चूँकि पॉजिटिव है, तो अगर ये आपका लेंस है और वस्तु को आप रखे हैं कहाँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी है, f1 है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ बात और आपको हम क्लियर करवा देंगे। ये 2f1 है, वस्तु को आप कहाँ रखें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ रखे हैं, तो इसकी प्रतिबिंब जो बन रहा है रूल के हिसाब से, इधर आपका क्या हो जाएगा f2 और इधर 2f2। तो वस्तु अगर f1 और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, कहाँ बना था प्रतिबिंब आपका इधर दर्पण के इस साइड में, दर्पण के एथी लेंस के दाहिनी ओर, लेंस के दाहिनी ओर बना था। तो अब देखिए कहाँ बना था ये भी आप निकाल ले रहे हैं, यहाँ देखिए 2f2 और अनंत के बीच 2f2। अब ये अगर 10 है ये 20 है तो इधर भी ये 10 होगा ये 20 होगा, आपका 30 सेंटीमीटर के दूरी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जब हम लोग थ्योरी किए थे उस समय बताए थे कि यदि वस्तु को हम f1 और 2f1 के बीच उत्तल लेंस के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। तो देखिए तो 2f2 के और अनंत के बीच में बन रहा है 30 सेंटीमीटर का। कितने का बन रहा है 30 सेंटीमीटर का। अब तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और हम लोग जांच भी लिए कि यह दूरी बिल्कुल सही है। अब हमें क्या कह रहा है बताने के लिए इसकी प्रकृति, तो प्रकृति कैसा होगा उल्टा होगा। ये कैसा होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा, बड़ा होगा, ये सब लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, ये हो गया इसकी प्रकृति। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि उस साइड में जब भी बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा। अब आपको निकालना है आवर्धन m। तो m बराबर आपको बताए थे कि v/u। अगर वस्तु की और प्रतिबिंब की ऊंचाई मालूम रहता तो हम लोग h'/h इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऊंचाई नहीं मालूम है, यहाँ दूरी मालूम है, ये दूरी मालूम है और ये माने वस्तु की दूरी मालूम है और प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हो जाएगा आपका v कितना आया 30 सेंटीमीटर और u कितना है -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब आवर्धन आपका क्या आ गया -2। तो माइनस जो है वो आवर्धन नहीं है, माइनस यही शो करता है
कि प्रतिबिंब जो है वह उल्टा है। अभी तो क्लास शुरू में ही बताए थे कि आवर्धन का मान जब ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी इसका दुगुने साइज का बनेगा। आवर्धन 2 का मतलब आ गया कि आवर्धन 2 दिखाने का मतलब ही हो गया कि प्रतिबिंब जो है वह दुगुने साइज का बनेगा। तो ये भी पता चल गया प्रतिबिंब का साइज जो है वह कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उसका दुगुना बनेगा। तो आपका आवर्धन जो हो जाएगा वह m, इसलिए आवर्धन m बराबर 2 और यहीं लिखें हैं। माइनस सिर्फ इसका इंडिकेशन है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह उल्टा बनेगा। तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीटली लेंस फार्मूला पर आधारित है। तो फार्मूला याद रहेगा। अब देखिए इसमें दोनों फार्मूला यूज किए हम, लेंस फार्मूला भी और आवर्धन का फार्मूला भी। तो शुरू में ही बता दिए कि फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। इसलिए पहला काम फार्मूला याद कर लीजिए, दूसरा काम जो इमेज फॉर्मेशन आपको बताया गया था उसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, और तीसरा काम जब भी क्वेश्चन बनाइए उसमें जो इमेज बनता है या आवर्धन या जो भी चीज़ आप निकालते हैं उसको कंपेयर कीजिए कि हमने जो थ्योरी पढ़ा है कि हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उसको आप कंफर्म करके खुद सेटिस्फाइड हो जाइए। क्योंकि असल पढ़ाई यही है कि हमें खुद अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को संतुष्ट करना है। तो जैसे यहाँ हमारा देखिए लेंस का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी 10 होगा तो ये दूरी 20 हो जाएगा। अब हम 15 पर रखें हैं तो जाहिर सी बात है कि 10 के आगे और 20 से पहले होगा, यानी केस बन गया ये कि वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा गया। तो पढ़े हम लोग कि जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब उसका 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, यानी यहाँ 10 और 20 के बाद बनेगा। तो देखिए 30 सेंटीमीटर पर बन ही रहा है, उल्टा बनेगा तो आवर्धन माइनस में आइए गया। इस तरह और बड़ा बनेगा तो देखिए आवर्धन 1 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब बड़ा बनेगा। इस तरह से हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसको थ्योरी से कंपेयर करके खुद अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन भारती भवन की जो किताब है 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का, उसी का आंकिक प्रश्न है। तो चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, आज का क्लास यहीं ओवर होता है। आप बैठ करके आसानी से चारों क्वेश्चन को माइन्यूटली देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन मिलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चलते चलते यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दें। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।